नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। जल्द ही नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और उस मंदिर में जैसे ही मूर्ति स्थापना होगी, नरेंद्र मोदी जी अपने एक तीर से राहुल गांधी का संहार कर देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक कृपा होगी और उस कृपा का फल आप लोगों के सामने आएगा ही। देश में 2014 में एक महामानव का जन्म हुआ और 2026 में वो महामानव मंदिरों में स्थापित होने लगा है। आपकी मेरी लोकतंत्र की समस्याएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन महामानव की लगातार तरक्की होती जा रही है। लेकिन इसी महामानव को चुनौती देता है एक आदमी जिसको पप्पू कहने पे ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वो पहले प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठता है और अब एक छात्र जिसकी पैलेट गन की वजह से जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, उसको लेकर थाने में सड़क पर बैठ जाता है। दोनों में फर्क देखिए लोकतंत्र में। और जिस लोकतंत्र को आगे बढ़ना है, जिस लोकतंत्र की दुहाई हम सब लोग देते हैं, उस लोकतंत्र का अंदरूनी हाल क्या है कि कुछ लोग एक तबेले में चल रहे स्कूल को दिखाने के लिए पहुंचते हैं और कुछ बीजेपी के गुंडे उन पर हमला करते हैं कि स्कूलों का सच क्यों दिखाया जाए। इस देश में ना किसी को स्कूल चाहिए, इस देश में ना किसी को अस्पताल चाहिए, ना अच्छी सड़कें चाहिए, ना अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नरेंद्र मोदी जी का मंदिर, क्योंकि सारी समस्याओं का हल वही है। जो लोग अंग्रेजी पढ़ते लिखते हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। वो बहुत अच्छे हिस्टोरियन भी हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि इस देश को अब मोदी में से लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनकी तरफ लौटना चाहिए। चूँकि वो बीजेपी में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा बोलने का साहस कम लोग कर पाते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब देश में अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का समय आ गया है, क्योंकि अब मोदी में से लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। उस आर्टिकल का बोलवाव वही है। आप चाहें तो इंटरनेट से उसको पढ़ सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी से उसकी हिंदी भी हो जाती है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? घेराव वाले रास्ते पे, प्रदर्शन वाले रास्ते पे, या मंदिर वाले रास्ते पे? चूज आपको करना है। किसी व्यक्ति की आपको पूजा करनी है या किसी व्यक्ति से आपको काम करवाना है। और एक अच्छा शब्द निकल के आया राहुल गांधी की एक स्पीच में, स्वराज। स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज का मतलब है खुद पे राज करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों कि हमें दूसरों का राज स्वीकार करना चाहिए या खुद पे राज करना चाहिए। इस पर आप अपने विचार जरूर रखें। त्यागी जी। जी। एक तरफ मंदिर है मोदी जी का, लेकिन उसमें एक गलत बात सी मुझे लगी। उनको साड़ी पहना रखी है उन्होंने ना, उनकी जो वेशभूषा है वो साड़ी जैसी ऐसी प्रतीत हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी के कुछ से पूछ लेना चाहिए था उनको। और ख़ास बात है कि इस बात को कोई रोक नहीं रहा है। प्रेस क्लब में भी मतलब मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है। ये जो मंदिर की मुहिम आई है ना, पटना में बनेगा 112 करोड़ की लागत से, और ये बना रहा है वहाँ का किन्नर कल्याण बोर्ड, बिहार का। उसके उपाध्यक्ष हैं जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि रावण रूपी जो राहुल गांधी है वो कैसे उसका संहार होना है, कैसे विनाश होना उनका। और उन्होंने ये बताया कि अगर आप 3 दिन लगातार नरेंद्र मोदी नमो का लगातार जाप करेंगे तो वो जो कुछ चमत्कार होगा, मतलब होगा उनके हिसाब से, और अगर ना हो तो वो कह रहे हैं फिर आके मुझे बताना। उनको ये जाप करके अभी तक तो पुरुष या महिला में तब्दील हो जाना चाहिए था, है ना? तो किन्नर बोर्ड की कल्याण बोर्ड की जो शायद राज्य में वहाँ पहली बार बना, उसकी पहल पर मंदिर बन रहा है नरेंद्र मोदी जी का। तो इसके लिए पहली बात तो यही कि ऐतिहासिक काम आज तक बना नहीं था। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई है। हमारा सारा फोकस इतिहास सृजन पर रहना चाहिए कि इतिहास बन रहा है,
तो मंदिर अपने आप में बन रहा है, ये इतिहास है। और दूसरे उस मंदिर को बनाने वाला किन्नर कल्याण बोर्ड है, ये अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास है जी। और मुझे कई बार ना आप तंग करते हो देखिए क्या देश में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूर्खों को रहने का अधिकार नहीं है? बराबर है जी। क्या इस देश में जो घोर आस्तिक हैं, जो जिनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है, विवेकहीन है, मूर्ख हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते, या जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको भी तो अधिकार है ना? नहीं, आप अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो देश चला रहे हैं जी। हाँ, तो मैं तो उनसे ज्यादा अधिकार दे रखे हैं उनके प्रति ना हमारे मन में एक सम्मान होना चाहिए। श्रद्धा का भाव है जी। अगर हम सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक हैं और राहुल गांधी की हम तारीफ करते हैं कि उनकी मोहब्बत की दुकान है, तो हमें ऐसे लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। और जैसे ही ये मंदिर बनेगा, पहले तो मुझे तो ये है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा? मोदी जी करेंगे और क्या। अच्छा, और मैं करूंगा जी उसका उद्घाटन। सम्राट चौधरी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डंका बजेगा पूरे विश्व में, है ना? और विश्व वैश्विक स्तर पे जो लोग, भारत के लोग रहते हैं अन्य देशों में, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो उनको बधाई देंगे बार बार। नहीं, पूरी दुनिया के किन्नर भी अलग अलग जगह छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे, फिर हाँ बनाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब और आप इनसे और कोई उम्मीद कर नहीं सकते। अगर इसके विपरीत कोई आप उम्मीद रख रहे हैं, आशा बांध रहे हैं इन लोगों से, तो उस पर फिर आपको निराश होना पड़ेगा। तो अब तो सिर्फ ये है कि आज हमने कोई मूर्खतापूर्ण बात की है, तो कल हमारे लिए चुनौती है कि हम इससे कई गुना बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कैसे करें, पीछे छोड़ दें पिछली वाली को। हाँ, और ये उस पार्टी की उस विचारधारा के अंदर एक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है कि कौन किस चीज़ को क्या करेगा। हमने कल परसों भी यही बात कही थी कि पूरी दुनिया को आप देख लो, और आजकल देखना आसान है दुनिया को, कहीं भी इस तरह की बहस या विचार नहीं चल रही जैसे हमारे देश में हो रहे। किसी देश में चले जाओ दुनिया के, इवन पाकिस्तान में भी इस स्तर की बहस नहीं है। एक वीडियो में देख रहा था कि पाकिस्तान का एक यूट्यूबर लोगों को रोक रोक के, पाकिस्तान के नागरिकों को ये चुनौती दे रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप इस भारतीय ध्वज को जला दो। तो सबने मना कर दिया। कोई एक बंदा उसको ऐसा नहीं मिला जिसने उसने कहा कि नहीं, ये अखलाकन गलत बात है, नैतिक रूप से गलत बात है, ये भारत का झंडा है, वो हमारा हमसाया देश है और हम उनकी इज्जत करते हैं, और हमारे देश के झंडे को भी कोई जलाएगा तो हमारे यहाँ कब्जे हो जाए तो उनको कसूरवार बता देते हैं बीजेपी वाले। ये जो रील है, इस तरह की जो चीज है, इसको भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करेगी। वो ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें लाते हैं जहां से हिंदू मुस्लिम बहस को एक आधार मिल सके। उसी में आपकी ये वंदे मातरम की बहस है, जिसपे अमित शाह बाहर निकल के आया और उन्होंने पूरा एक 2-3 मिनट का वीडियो बना के देश को बताया कि कांग्रेस देशद्रोही है। बढ़ नहीं रही बात, लोगों को समझ नहीं आ रही अमित शाह की बात। दरअसल क्या है कि ये अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे इनके। मैंने पहले बताया था, एक बहुत ही एक कलंक ऐसा लगा हुआ है इस पूरी विचारधारा पे कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। जैसे विभीषण का कलंक कभी नहीं धुला, आज तक भी नहीं धुला, वो इनके साथ भी है। अब इनका वहाँ इतना, मतलब इन्होंने ऐसा पाप कर दिया है उस समय कि ये 36 चीजें बताते रहे। अब ये कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं करोगे, देश नहीं, तो है। पूरा वंदे मातरम अमित शाह सुना देगा जी। मैं कहता हूँ चलो इस बहस में मत पड़ो, किसी को भी नहीं पता और ना कोई इसको सुनना चाहेगा, सारी बात है। लेकिन आप ये कौन है, वो आप ये कहने वाले कि वो उसका गायन नहीं कर रहे पूरा, 2 स्टेंजा तो गा ही रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जनगण मन में भी 5 स्टेंजा हैं, उसमें भी एक ही लिया गया ये जी, और 6 में से 1 इसमें लिया गया। और ये फैसला संविधान सभा में लिया गया, वहाँ उस पर बाकायदा बहस हुई। और अगर उस बहस में सरदार पटेल भी थे जिनको ये हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने वो भी थे, इवन महात्मा गांधी भी उस चीज़ का विरोध नहीं किया। तो ये 2 स्टेंजा जो लिए गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उस समय का जो नेतृत्व था सारा का सारा उसके साथ खड़ा था, इसके पक्षधर थे। और अगर वो देशद्रोही हैं अमित शाह के हिसाब से, तो वो सारे देशद्रोही हैं। और अब तक जो लोग चले आ रहे हैं,
इसी मतलब इतने ही गायन को तो इसका मतलब उनके हिस्से में भी ये पाप जा रहा है कि वो भी देशद्रोही हैं। और इस नाते तो नरेंद्र मोदी ने भी कभी मुख्यमंत्री होते हुए 12 साल वहाँ नहीं गाया ये गान, तो वो भी देशद्रोही हो गए। और अब अचानक इनको याद आया ये 12 साल में, 13वें साल में ये चीज़ करनी है। तो अब से पहले जो माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था सारा का सारा, वो भी देशद्रोही था, या तो पहले दिन से इनको प्रारंभ करना चाहिए था। कुल मिला के इनके पास इस समय जो इनकी वो हंडिया थी ना, वो खाली हो गई। उसमें हिंदू मुस्लिम नफरत के जितने भी बहाने हो सकते थे, संभावित कारण हो सकते थे, वो सारे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, सारे चुप गए। और लोग उन चीज़ों को गंभीरता से ले रहे, वो इन बातों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और ये जो राम ये बनेगा मंदिर, मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि जब नरेंद्र मोदी जी श्री राम को वहाँ प्रतिस्थापित कर ही आए थे उंगली पकड़ के, तो अब अपना मंदिर बनवाने की मुहिम को उन्हें खुद ही आगे आकर रोकना चाहिए था कि भाई ये बेकार की बातें, इनको आप मत करो। लेकिन उनको कहीं ना कहीं चीज़ों में बड़ा आनंद मिलता है। तो वो कहते हैं कि हरियाणा में एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए थे, उनसे किसी ने कहा कि ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं ये टुच्चे किस्म के लोग, लुच्चे टाइप के गंदे से लोग, आप क्यों इनको तरजीह देते हो? बोले भाई अच्छे लोग तो मेरे पास आते नहीं, तो इनको मैं भगा दूं। अब इनको मैं भगा दूंगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो भाई प्रधानमंत्री के पास यही समर्थक हैं इस तरह के, अगर इन्हें भी हम आलोचना करके भगा देंगे तो बेचारों की दुकान बंद हो जाएगी, है ना। तो इस समय ये पूरे दिशाहीन है, कन्फ्यूजन हो रहा है इनको, और प्रलाप कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और ये लक्षण सब आते शक्ति जाते देख है ना, परेशान है एक्चुअली। जब नाश मनुज का आता है तो पहले विवेक मर जाता है ना। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और ये बहुत लोगों पर लागू होती है कि जब बुद्धि हर लेते हैं परमात्मा, जब किसी का विनाश करना होता है। और ये देश ऐसी जगह जा रहा है कि मैं एक वीडियो में एक बता रहे थे स्वामी जी टाइप लोग कि साहब मैं आपको एक गारंटेड मंत्र दे रहा हूँ, अगर आप जाम में फंस गए हैं तो बोला ये करके देखो आप, चाहे 4 घंटे का जाम है चाहे 6 घंटे का, इसको करने के एकदम बाद जाम खुल जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, जैसी उस मंत्र की समाप्ति होगी उसी समय जाम खत्म हो जाएगा। तो अब आप हंसते रहो, आपके मनोरंजन के लिए इतनी सारी चीजें हैं। और खास बात ये है उस मंत्र का जाप करने वाले इस देश में ज्यादा नहीं, 20-30 करोड़ लोग तो करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे उसको, वो प्रयोग करेंगे। पूरे सोशल मीडिया का जितना भी मूर्खतापूर्ण प्रयोग भारत में हो सकता था, इतना कहीं दुनिया में नहीं हुआ। और सारे ज्ञानी वहाँ पे आके बैठ गए, और उन चीज़ों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें जो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, वो अंधविश्वास, वो पाखंड और मूर्खतापूर्ण बातें, सोशल मीडिया की आमद ने उन चीज़ों को हमारे यहाँ नया रूप दे दिया, और बड़े आकार में आके वो हमारे सामने जीवन में आ रही हैं। तो हम तो विज्ञान का प्रयोग करके भी आधुनिक नहीं हो सकते। हमारी इतनी जड़ बुद्धि है, हम पता नहीं हम किस स्तर पर सोचते हैं। हमें ये नहीं दिख रहा कि हमारे देश की जनता जो है, हमारे नेतृत्व को ये नहीं दिख रहा कि स्कूल विद्यालयों की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है, सब जगह उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उठा के सिर्फ ये ऐसे महत्वहीन मुद्दे जनता के सामने खड़े कर दिए जाते हैं, वंदे मातरम टाइप, कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। अपन राहुल गांधी तो इनके काबू ही नहीं आया ऐसी। नहीं, राहुल गांधी काबू, इनको पहले ही पता था कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही नरेंद्र मोदी की समूची राजनीति घूमती फिरती है। मैंने तो कई बार कहा कि 3-4 महीने के लिए राहुल गांधी अगर रिटायर हो जाएं, बाहर कहीं विदेश में चले जाएं, तो इनकी दुकान बंद हो जाए। हाँ, राहुल केंद्रित है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की राजनीति, और इनको चाहिए मुद्दे। जिस दिन राहुल ये चाहते हैं राहुल गांधी सक्रिय रहे हमेशा, वो आज वो बैठ के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे जाके विषय क्या है कि जी एक FIR दर्ज करानी है। आपको ये कहा जाता है कि इस देश के नागरिकों को 0 FIR कराने का भी राइट है। वो कोई चीज़ नहीं है प्राथमिकी। आपने कहीं भी सूचना देनी है, अपराध कहीं भी हुआ हो कि साहब मेरे साथ ये घटित हुआ है, बस इतनी सी बात है। और उसके लिए अगर कोई LOP जा रहा है, मेंबर पार्लियामेंट वहाँ जा रहा है थाने में, और पूरी ताकत लगा रहा है, और वो नहीं लिखी जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो छोटे से छोटा जो पुलिस कर्मचारी है जिसने FIR लिखनी है, वो भी कहीं बाट जो रहा है कि ऊपर से निर्देश आएगा तो लिखी जाएगी। एक बंदा जिसकी आंख खराब हो रही है, हॉस्पिटल में वो था, मेडिकल रिपोर्ट है,
FIR दर्ज करने में क्या मैं कहता इसी कोई फैसला थोड़ी है, FIR के बाद में क्या को वो एक्यूज्ड हो जाएगा? और उसके लिए देश के विपक्ष अपराधी के थोड़ी नेता को जाएगा। धरना देना पड़ रहा है। उसके बाद में पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, कोर्ट में मामला जाएगा, वहां तय होगा नहीं होगा। आप कम से कम शिकायत दर्ज कर लो, जो बुनियादी चीज है। लेकिन जो सरकार राम मंदिर चढ़ावा कांड में ही 15 दिन तक जिन्होंने वो नहीं करी थी FIR दर्ज, तो ये लोग भारत के कानून में, भारत की विधि व्यवस्था में, भारत के संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं है। ये सुविधा की राजनीति करते हैं, सुविधा की बयानबाजी करते हैं। ये कभी ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों ने क्या कुछ कहा था। वो वीर सावरकर जिनको, जो इनके आदर्श हैं, जिनके लिए रात दिन परेशान रहते हैं, उन्होंने गाय को एक यूजफुल एनिमल बताया। यूजफुल क्या हो सकता है गाय का, है? कभी भी उस विषय में बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ों को छांटते हैं कि ऐसी हर वो चीज़ निकाल के लाओ जिससे समाज में विभाजन बढ़े, हिंदू मुस्लिम में धार्मिक वैमनस्य बढ़े, जातियों के बीच में युद्ध हो, और यही इनका एकमात्र कार्यक्रम है। कल सज्जन कुमार जो कांग्रेस के नेता थे और जिनकी भूमिका के बारे में बड़ा कहा जाता है दंगों में, उनकी मृत्यु होगी। आज नायब सिंह सैनी का बयान आ रहा है कि कांग्रेस साफ करे, पिता पुत्र साफ करें कि वो कैसे रोल मॉडल थे। चूँकि पंजाब में चुनाव है, सज्जन कुमार वहाँ जाना पहचाना चेहरा है, सिख दंगों में तो कथित भूमिका रही है, तो इनको अब वहाँ मसाला दिख गया। अच्छा कि ये बताओ जी, अपना स्टैंड क्लियर करो कि सज्जन कुमार को क्यों स्वर्ग मिलना चाहिए। इनकी प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ से कौन सी टिकट कटनी है स्वर्ग की, किसको पता है? पंजाब में इशू बनाना है। तो आप ये देखिए ना कि कल से लेके अब दोपहर को इनको समझ में आया कि यार ये तो मसला हो सकता है। पंजाब में चुनाव है और सिखों की भावनाओं को अगर आपने भड़काना है तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नायब सैनिक को काले झंडे दिखाए बच्चों ने। हाँ, तो अब उसमें आप ये देखिए कि जो 1984 के सिख दंगे थे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? वो तो सारे सत्ताधीश बने हुए, उन्हीं लोगों की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन आरएसएस का तो खुला सपोर्ट रहा है। उसके बाद तो वो बहुत लोग खुश हुए हैं। वो आडवाणी जी ने प्रशंसा की थी जब वहाँ उस पर गोल्डन टेम्पल पर सेना भेजी गई थी। तो सब ऐतिहासिक कारण, ये इतने मतलब अवसरवादी लोग हैं कि अब सत्ता की प्राप्ति के लिए अनैतिक तरीकों से भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं धर्मेंद्र जी, मुझे हैरत हुई, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 1995 में जी, एक जिला है बिहार में किशनगंज, वहाँ की आबादी जो है करीब 74 से 75% वहाँ हिंदू है, वो मुसलमान है। अच्छा जी। सीमांचल की स्टेट है। और 1995 में भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि यहाँ सरकारें बनाने में बांग्लादेश से आने वाले लोगों की बड़ी भूमिका हो सकती है, तो उन्होंने बाकायदा आमंत्रित किया। भाजपा के नेताओं ने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, कि बांग्लादेश के लोगों को चोरी छुपके से नहीं आना चाहिए, बल्कि वो खुलेआम आए, आना चाहिए उनको यहाँ। तो जब किसी ने ये पूछा उनसे कि साहब आप क्यों कर रहे हो, बोले चूंकि और सब दल तुष्टीकरण कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये इनकी देशभक्ति है। 1 मार्च 1995 का टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किशनगंज के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला ये बांग्लादेश से आह्वान किया, शुरू से ऐसे आप आइए। तो राजनीतिक लाभ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, इतिहास में चली जाती हैं, कोई ज़्यादा इन पर अध्ययन करता नहीं, लेकिन इनका इतिहास पूरी तरीके से कलंकित है। एक अपराध बोध, एक गिल्ट इनके दिमाग में इतना बैठ गया है कि उससे इनकी मुक्ति नहीं होगी। ये नए नए इश्यूज लाते रहेंगे, अपने आप को एक्सपोज करते जाएंगे। इनको ये भी चिंता नहीं है कि हमारे पुरखों को भी जब हम इन मसलों को छेड़ते हैं उनको गालियां दी जाती हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वही पाप इतना बड़ा है, इतना बड़ा आकार है उस पाप का कि ये उसके नीचे कभी पनप ही नहीं सकते। और इसीलिए नफरत जितने भी लोगों को ये डाल सकते हैं, नफरत उनके दिमाग में डालते हैं, और एक सूत्री कार्यक्रम सत्ता पर बने रहना है, और कोई इनका लक्ष्य नहीं। राहुल गांधी के 2 बयान चर्चा में है सर, तो उनके ही किसी संगठन के कार्यक्रम में। एक तो वो स्वराज पे उन्होंने काफी अच्छा बोला, अगर मुझे वो वीडियो मिला तो छोटा सा हिस्सा डाल दूंगा। जी। काफी समझने लायक बात है वो। दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक गरीब पार्टी है और ये गरीब भी रहेगी। बोला जिस दिन हम अमीर हो गए उस दिन हम बीजेपी बन जाएंगे। बोले पूरा चुनाव कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट से ही हमने लड़ लिया, लेकिन कांग्रेस के नेता अमीर है। उन्होंने ये कहा कांग्रेस के नेता जरूर अमीर है।
देखिए, असल चुनाव के लिए तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। जब 77 में जनता पार्टी आई थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। मेरे नेताओं के पास में भी 100 रुपए भी नहीं होंगे, लेकिन सत्ता बदल गई। लेकिन अब तो बीजेपी ने चुनाव को पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में कर दिया है ना सर। हाँ, बेशक कर दिया, लेकिन ये चीजें भी रखी रहेंगी। लेकिन उसके लिए पैसे की कहाँ जरूरत है? वोट दबाने के लिए, वोट देने के लिए पैसे की कहाँ जरूरत है भाई? एक पार्टी है जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन हमने अगर ये ठान लिया है कि हम फलाने आदमी को वोट देंगे, तो फिर उसमें पैसा कहाँ मायने रखता है? देखिए, संसाधनों का नो डाउट इसमें महत्व है आज के चुनावी दौर में, लेकिन इतना नहीं है कि एट द कॉस्ट ऑफ नेशन और एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी केवल उन चीज़ों को मान्यता दी जाएगी। अगर ऐसा होता तो इस देश में सारे अरबपति खरबपति ही चुनाव जीतते। आपने देखा होगा, हम अपने प्रदेश में भी देखते हैं, बहुत लोग हैं पैसे वाले, वो सफल नहीं हो पाते। तो ये कोई ठीक है, जरूरी चीज़ें हैं, संसाधन चाहिए, लेकिन इतना जब देश का मामला सामने हो और ये सब कुछ हमारा दांव पर लगा हो, तो उस समय पैसा महत्व नहीं रखता और देश की जनता जागरूक होकर लड़ती है। और अब आप देखिए कि बहुत बड़ा तबका, जो करीब करीब 25% हमारे मतदाता हैं, जो जैन जी के लोग हैं, वो ये दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि हमने अब ये जो बदतमीजियां हैं इस तरह की, जब उनको तो लठ मार रहे हैं सर, स्कूलों में जा रहे तो डंडे मार रहे हैं। कोई दिक्कत ये नहीं, बीजेपी वाले मारते रहो। इसकी भी एक सीमा है इन सारी चीज़ों की। एक भी डंडा अगर किसी बच्चे को पड़ता है तो उसकी रिएक्शन आज पूरे देश में होती है। तो ये जो सरकार है, तो कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ ना कुछ डंडा तो चलाएगी, लाठी चलाएगी। लेकिन ये सरकार चला रही अलग बात है, आम स्थानीय बीजेपी के लोग सर, वो इन्होंने एक निजी सेनाएं बना रखी है ना, जो गुंडे तैयार किए हैं, वो इनकी निजी सेना है, जिसका ये इस्तेमाल दंगों में भी करते हैं, जंतर मंतर पे भी उनको भेजते हैं, और उनके लिए एक अलिखित भूमिका है, तो वो करेंगे। और वो चाहते ये हैं कि जब इस तरह के इनके लोग जाकर बदतमीजी करें, वहाँ हिंसा करें, तो उधर से भी हिंसा हो। लेकिन इस देश की जैन जी की मैं समझदारी पे मैं उनको बधाई दूंगा कि उनको ये समझ आ गया है कि इन लोगों के साथ में लड़ाई किस स्तर पर और कैसे लड़नी है। तो इनकी जो चालें हैं वो कामयाब होने वाली नहीं है। बेशक ये कोशिश करते रहे। पर उस मंदिर में एक छोटा मोटी मूर्ति तो अमित शाह जी की भी लगनी चाहिए। अधूरा होगा वो अकेला जी का लग जाएगा। अमित शाह ने अपनी नियति को स्वीकार किया है कि वो नंबर 2 के लिए ही पैदा हुए थे। सरदार पटेल का फोटो पीछे लगता है, लगाते हैं, मुझे लगता है यही बनेगी उनके साथ भी। नहीं, सरदार पटेल से तो उनकी तुलना क्या होगी। सरदार पटेल तो चूंकि प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है इस देश में, इसलिए उनको आज़ादी के एकदम बाद लेकिन सर इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया और उनको पूरी इज्जत दी। और उन्होंने जो काम किया है, करीब करीब 560 रियासतों का जो विलय किया, असल भारत तो सरदार पटेल ने बनाया। नहीं, इन्होंने तोड़ा है सर, बराबर ही उन्होंने बनाया, इन्होंने तोड़ा है। हाँ, तो ये लगे हैं उसी काम में। ये टुकड़े टुकड़े ये बना नहीं सकते थे, इन्होंने तोड़ दिया है। हाँ, इन्होंने लोगों को धार्मिक नफरत भी इतनी फैला दी, फिर जहां धार्मिक नफरत का स्कोप नहीं था वहां जातियों में विभाजित कर दिया। इन्होंने तो विखंडन कराया है पूरे भारत का। तो वही है ना कि राष्ट्र निर्माता तो सरदार पटेल ही थे भाई, और नेहरू थे, और दोनों बड़े गहरे मित्र थे, एक दूसरे का सम्मान पूरी संसद सदर चला गया, एक भाषण नहीं दिया बंदे ने। इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि उनमें भी, इनको तो ये है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तुलना करते रहो तो फिर ये वहां जाके खड़े हो जाते हैं सुभाष के पक्ष में, जबकि सुभाष बाबू के साथ ये कभी रहे ही नहीं। सुभाष बाबू तो अंग्रेज को निकालने की मुहिम में लगे हुए थे रात दिन, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो इनके पास वही आरएसएस का ये मूल चरित्र है क्या सर कि वो सत्ता के साथ रहती है? क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी को भी सहयोग की, जब इमरजेंसी लगी थी तभी इंदिरा गांधी का सहयोग करने की बात साहब देवरस बार बार चिट्ठियां लिखते थे इंदिरा जी को कि हमारी सेवाएं ले लो, और हम बहुत बेचैन हैं, हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, हमसे नहीं रहा जाएगा इतने दिन, चूंकि हमें तो हर रोज भूमिका निभानी। तो इंदिरा जी ने कहा कि अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत आपने पसीना बहाया राष्ट्र के निर्माण में। तो उन्होंने इनकी सेवाएं ली नहीं, इनकी चिट्ठियों तक के भी जवाब नहीं दिए। फिर ये विनोबा भावे से मिले, जाके उनके पैर पकड़े कि आपकी सुनती हैं, कहीं बात करा दो हमारे। लेकिन सर इनका करेक्टर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे ये जो सत्ता का चरित्र बदला है, या देश के मीडिया का या अधिकारियों का, आप ये देखिए कि बीजेपी ने कैसे काबिज हुए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया सरकार ने, नेताओं को कब्जे में किया। अब इनका, और फिर इन्होंने जुडिशरी को करप्ट किया सर, फिर इन्होंने मतलब साम दाम दंड भेद। अब अगर मान लो किसी दिन जब सत्ता बदलती है
तब इन लोगों का क्या असर होगा सर? जो लोग इनके पीड़ित हैं वो क्या करेंगे इनके साथ? देखिए, अगर सत्ता बदली तो अभी तो हालात ये हैं कि अगर ये गए तो राहुल गांधी आएगा, और तो कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अभिव्यक्ति के जो उनका हक है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मतलब कमाल है। मतलब लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका इलाज करना है। अगर आप भारतीय साहब बात करोगे तो हो सकता है सत्ता बदली तो उनकी जरूरत ही नहीं है, लोग करेंगे सर। माइक पे कुछ ना बोले, लेकिन अंदर जिस तरह की भाषा हम भारतीय इस्तेमाल करते हैं कि इनका क्या इलाज होना चाहिए, और वो बताते हैं किस किस जगह कितनी ताकत से सब क्या लोगों ने गली मोहल्लों में भी इनको आइडेंटिफाई हाँ क्या मारना है। लेकिन चलिए उसे छोड़िए, जो विपक्ष का नेता है, जो लोग रिक्शा का किराया नहीं था ना सर, करोड़ों रुपए के मतलब वारे नारे कर रखे इन लोगों ने। आप अपना छोटा सा रोहतक है, इसमें देख लो आप, तो लोग आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनको देख नहीं रखा। जो सबको पता है, सब कुछ पता है, सब जानते हैं। और जनता ना तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से अनभिज्ञ थी ना इनके भ्रष्टाचार से, और बखूबी वो जानते हैं और देख रहे हैं सामने कि जिनकी, आप सही कह रहे हो, जिनकी आर्थिक हैसियत कुछ नहीं थी, आज वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। तो कोई मूलभूत परिवर्तन तो डीसी नहीं आता जी देश की उनके डर राजनीति से, में है। उनके डर से डीसी नहीं आता है। रोहतक को डीसी मिल गया ना। हाँ, मिल गया जी। लेकिन कोई जमीन वमीन का पता नहीं, राम जाने इनका क्या इशू है भाई। अभी तो इस तरह की अफवाहें तो फैलेंगी। लोग तो ये कहते हैं कि मॉडल स्कूल की फाइल का कोई चक्कर है, कोई कुछ कहते हैं कि भाई कुछ फाइलें हैं। मॉडल स्कूल तो फेल कर दिया जी इन्होंने। हाँ, फेल हो गया है वो, और इनका बुरा हाल मचा दिया इन्होंने। इतनी बड़ी मजाक की हो रही है कि कहा जाता है कि एक चीफ मिनिस्टर है जो कुर्सी पे है, एक है जो रोहतक में चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है जो दिल्ली में बैठ के उसको गाइड करता है। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। पर ये पंजाब में क्राइम खत्म करने की बात करते हैं, पंजाब में मतलब ये नायब सैनी जी की जैसी गत बना रखी, इसकी ऐसी तो किसी की नहीं बना रखी जी। हरियाणा में उनकी चलती नहीं, पंजाब में पूरा फेंक के आते हैं। तो पता नहीं क्या, या तो उनका व्यक्तित्व इतना शानदार है, वो दिखते बहुत अच्छे सरदार हैं, और दाढ़ी वाड़ी और उससे पर्सनैलिटी तो है उनकी सिखों वाली, तो उनका भरपूर उनके व्यक्तित्व का लाभ उठाया जा रहा है। अच्छा है, अच्छा बढ़िया है सर। यहाँ नेता नहीं बन पाएंगे बेचारे तो शायद पंजाब में बन जाए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वहाँ जीत जाए और उनको वहीं भेज दो। हाँ, बना देना चाहिए हमारे वहाँ का मनोहर जी को वापस यहाँ लिया। हाँ बिल्कुल, नई परंपराएं। ये बहुत विद्वान लोग हैं। एक वो मोहन यादव की वो आ रही है, क्लास में गया, वो किसी बच्चों से पूछ रहा है कि ये पंखा हवा दे रहा है? तो बच्ची बोली जी हाँ हवा दे रहा है। पर नहीं, पंखा हवा नहीं दे रहा, पंखा जो कमरे में मौजूद हवा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब ज्ञान देखे ना, इसलिए हवा आ रही है, तो ये मत कहो कि ये हवा दे रहा है। जो हवा है उसको छितरा रहा है। हाँ, मतलब कितना, मतलब कितने मेधावी लोग हैं। तो उसके लिए एक वैसे परेशानी की बात है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये एक ट्रेन में जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, ये बिल्कुल अकेले में अपने बातें करते रहे, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया। हाँ, तो वो मोहन यादव तो मतलब कह रहे हैं कि उसका कभी भी काम निपट सकता उस आदमी का। उम्मीद ये है कि नवरात्रों के बाद में, अभी प्रधानमंत्री को बताया गया कि अभी समय सही नहीं है, भादों के महीने में ज्योतिष में काफी विश्वास करते हैं जी। उसके बाद में हम अच्छी जो शुरुआत होगी हमारी विंटर की, जाड़ों की, उससे पहले पहले बहुत सारी चीज़ों का इलाज प्रधानमंत्री कर देंगे, और तब तक शायद वो मंदिर भी उनका बन जाएगा। दो लोग एक क्लास में चलते चलते चर्चा कर लेते। अमरिंदर सिंह आर्टिकल लिख रहे हैं और ये कहने का साहस बीजेपी में आज के दिन किसी का नहीं है कि हमें मोदी में से अब लोकतंत्र की तरफ लौटना चाहिए। तो क्या उनके मन में कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, है राहुल गांधी ने जब उनको कहा अमरिंदर अंकल, और बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, अब मैं आपको भेजूंगा, बहुत ही शानदार आर्टिकल। हाँ, तो अगर उसको अमरिंदर नाम हटा दें उसमें तो बहुत अच्छा आर्टिकल है। बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, और अमरिंदर सिंह की वापसी कांग्रेस में होने की पूरी संभावना है। दूसरा, रामदेव के सुर बदल गए हैं सर बहुत ज्यादा। हाँ, हालांकि कंगना ने उनकी बिल्कुल भदपीट दी है, लेकिन रामदेव के सुर बदले हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं, संभावित जो है परिदृश्य उसको देख पा रहे हैं। बिजनेस को खतरा। हाँ बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। पतंजलि बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है इस समय, और अब सीधे पंगा उन्होंने ले लिया कंगना रनावत से, और इस लड़ाई में तो उनकी हार तय। सहानुभूति तो प्रधानमंत्री की तो कंगना जी के साथ रहेगी, बट नेचुरल है।
और आरोप जिस तरीके का कंगना लगाया वो उससे मैं बहुत दुखी हूँ कि आप मेरी जवानी और मेरे बेडरूम के बारे में दिन में सपने ना देखें। इसलिए तो कहते पर हैं एक सर, इतने महान योगी मतलब कीचड़ में है ना वो नहीं फेंकना चाहिए कभी भी। वो बहुत गलत बयान दिया उस बालिका ने। उस बालिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, मनोरंजन है। दोस्तों, आप तय कर लीजिए अपने रास्ते, आपको कौन से मंदिर में जाना है। मोदी जी के मंदिर में जाना है, नमो मंत्र का उच्चारण करना है, या आपको लोकतंत्र के मंदिर में जाना है? कैसा देश आपको बनाना है? ये देश तो तय करेगा ही करेगा, हम सबको भी तय करना है कि पाखंडवादियों को, पाखंड फैलाने वालों को आप तरजीह ना दें। गली मोहल्लों में ऐसे पाखंडी लोग खड़े हो गए हैं जो अनपढ़ मूर्ख लोगों के साथ साथ पढ़े लिखों की भी आंखें बना रहे हैं। इनसे बच के रहिए, राजनीति की बातों के भी आनंद लीजिए और अपने खुद के स्वास्थ्य और आसपास के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।